दोस्तों एक 14 साल का बच्चा होता है जो कि जिसकी हत्या हो चुकी होती है और वो बच्चा उसकी आत्मा जो होती है सपने में आकर एक आदमी को परेशान करती है, रोज़-रोज़ उससे कहती है कि मैं जैसे मरा हूँ, मेरे संग ये हुआ है। उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है उससे कि जाकर सबको बता दो ये बात। लेकिन वो आदमी नहीं सुनता। जब 3-4 दिन उसे लगातार परेशान करा जाता है, तब वो कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान करने लग जाऊँगा, नहीं तो तुम जाके मेरी माँ को सच्चाई बता दो। यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जब दोस्तों वो आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो जाकर अपनी पत्नी को सारा सच बता देता है कि ऐसी-ऐसी बात है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की नई कहानी के साथ। दोस्तों ये कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की है, सोलापुर की। और एक आदमी होता है जो कि टेलर होता है पेशे से। उसके 4 बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। और जो बड़ा बेटा होता है वो 14 साल का होता है और उसकी पत्नी होती है। और होता है उसका नाम होता है विजय सिंह राम। तो वो आदमी होता है विजय सिंह राम होता है, उसकी छोटी-सी दुकान होती है एक टेलर की। और वो उस टेलर की दुकान से भी जा गरीब होता है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जो टेलर की दुकान होती है उसी पे ही काम करता है और अपने परिवार का खर्चा चलाता है। तो दोस्तों वो रात को घर में सो रहा होता है, तो उसका जो बेटा होता है 14 साल का, वो कमरे में अकेला सोता है और उसके बेटे के कमरे से अजीब-अजीब आवाज़ें आती हैं। जब उसके पिता को ये आवाज़ें आती हैं, तो वो जाकर कान लगाकर सुनता है। उसके कमरे से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई अंदर एक आदमी और एक औरत हो। अजीबो तरह की उसे आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों उस टाइम तो वो आवाज़ लगाता है अपने बेटे को और बोलता है कि विशाल, क्या तुम्हारे साथ कोई है? तो वो कहता है कि नहीं पापा, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कि बेटा ऐसी आवाज़ आ रही है कि तुम्हारे साथ कोई है। तो वो दोस्तों मना कर देता है अपने पापा को, बोलता है कि नहीं पापा, आपको गलतफ़हमी हुई है। और उसे कहकर सो जाता है। दोस्तों वो भी सो जाता है। दूसरा दिन ऐसे ही निकलता है। दूसरे दिन रात को फिर 12 साढ़े 12 बजे की बात होती है, उसके कमरे से फिर ऐसे ही आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो उठता है और अपने बेटे के कमरे के पास जाता है। दोस्तों उस दिन वो अंदर से कुंडी लगाना बंद कर दे लॉक करना छोड़ देता है। तो दोस्तों उसके जो पिता होते हैं वो अंदर जाते हैं। अंदर जाकर जब देखते हैं तो उसके बेटे के पास एक फ़ोन होता है। फ़ोन में वो ने ब्लू फ़िल्म लगाई होती है दोस्तों, और उसकी आँख लग चुकी होती है, जो वो फ़िल्म चल रही होती है उसमें। तो उसी फ़िल्म में से गंदी-गंदी आवाज़ें आ रही थी। वो यही देखता है। देखकर उस टाइम वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहता, सोने देता है और वो फ़ोन बंद कर रख देता है। दोस्तों जब सुबह होती है तो वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा, मैं तुम्हारे कमरे में गया था और फ़ोन में ही मैंने ये सब देखा। तो वो उसे समझाता है। तो वो जो उसका बेटा होता है वो उसे मतलब इधर-उधर की बातें कर उसे चुप करा देता है, अपने बाप को, अपने पिता को शांत करा देता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है पापा, ये है, वो है। तो उसके पिता भी शांत हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही वो अपने दुकान पर चला जाता है। दुकान पर जाने के बाद में दोस्तों जब वो काम कर रहा होता है दुकान पर, और तभी एक लड़की आती है वहाँ सुंदर सी, और उससे बोलती है कि अंकल जी, आपका बेटा जो विशाल है वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है और वो मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत गंदी-गंदी मुझसे बातें करता है और मुझे एक वीडियो भी दिखाता है, उसमें कहता है जैसे इसमें होता है हम वैसे ही करते हैं, वैसे ही मुझे करना है तेरे साथ। उसको ऐसे-ऐसे बोलता है दोस्तों। तो उसके जो पिता होते हैं वो घर आकर अपने बेटे को समझाते हैं कि ये सब गलत चीज़ें हैं, तू बच्चा है, पढ़ाई पे ध्यान दे, ये है, वो है। बहुत प्यार से समझाते हैं अपने बेटे को, लेकिन दोस्तों वो नहीं मानता, उसकी समझ में नहीं आती। 1-2 दिन निकलते हैं, फिर एक और लड़की उनकी दुकान पर आती है, वो भी यही शिकायत करती है। दोस्तों उसके पिता परेशान हो जाते हैं। परेशान जब हो जाते हैं, वो अपने बेटे को बहुत समझाते हैं, लेकिन उनका बेटा हमेशा बातें गोल-गोल घुमाकर अपने पिता को बहला-फुसला देता है, बोल देता है। तो दोस्तों नौबत आ जाती है, उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करी जाती है, फ़ोन उससे लेकर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी उसकी आँख खुलती है, वो फ़ोन ले लेता है उठाकर और उसमें वही चीज़ें देखता है। उस लड़के को आदत पड़ चुकी थी दोस्तों गंदी-गंदी फ़िल्में देखने की, गंदी-गंदी बातें करने की। दोस्तों जब वो स्कूल में जाकर कंप्लेंट करने की कोशिश करता है कि मैं कुछ टीचर से बात कर देखता हूँ, क्या पता टीचर के कहने से इसके कोई फ़र्क पड़े। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो दोस्तों स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वही शिकायत उसके पिता से करते हैं कि आपका बेटा जो विशाल है वो ऐसी ही बातें हमसे करता है अंकल। दोस्तों उसके पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने हर तरह से इसे समझा कर देख लिया, लेकिन ये लड़का नहीं मानता। तो दोस्तों एक दिन की बात है, अपने बेटे से वो सुबह-सुबह का टाइम होता है, उसके बेटे की स्कूल की छुट्टी होती है, उससे बोलता है कि चल आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो दोस्तों उस बेटा होता है अपने पिता के साथ बाहर चला जाता है।
दोस्तों वो जब कोल्ड ड्रिंक लेके जा आता है तो एक कोल्ड ड्रिंक अपने बेटे को देता है और एक वो खुद रखता है अपने पास। जब वो बेटा जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है तो उसके पिता उससे बोलते हैं कि बेटा नमक डालेगा कोल्ड ड्रिंक में? तो वो कहता है हाँ हाँ पापा, मैं नमक डाल के मुझे अच्छी लगती है, मैं नमक डालूंगा। दोस्तों वो उसके कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल देता है। जब वो नमक डालता है तो दोस्तों वो दिखने में नमक जैसा होता है, लेकिन वो नमक नहीं होता, वो एक ज़हर होता है जो कि उसके बेटे को नहीं पता होता और उसका पिता उसकी बोतल में डाल देता है। और दोस्तों वो जब बेटा सारी कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो उसके पिता जो होते हैं उसे लेकर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। दोस्तों उसकी धीरे-धीरे ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। वो उसका इंतज़ार करते हैं कि कब इसकी मौत होगी। दोस्तों धीरे-धीरे जब उसकी पूरी तरह से वो उसका बेटा जब मर जाता है तो दोस्तों वो उसे वहीं पर एक गड्ढे में डालकर और आ जाता है। घर आकर शाम को जब घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि विशाल नज़र नहीं आ रहा, विशाल कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोलती है कि आज वो सुबह से ही नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो दोस्तों ऐसे ही करके रात को वो लोग सो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि आ जाएगा बच्चा, उसकी माँ सोचती है। वो छुपाने की कोशिश कर रहा था अपनी पत्नी से कि किसी को पता ना चले। दूसरा दिन निकलता है दोस्तों, नहीं आया जब बेटा, तो वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बेटा गायब है और ऐसी-ऐसी बात है। तो दोस्तों तो पुलिस वाले हल्के में ले लेते हैं कि ऐसी कंप्लेंटें तो आती रहती हैं। जब दोस्तों हल्के में ले लेते हैं तो ये लोग जोर डालते हैं, आगे जोर डालते हैं। तो दोस्तों जब छानबीन करने लगते हैं तभी भी कुछ पता नहीं चलता। तो एक जहाँ पे वो बॉडी पड़ी होती है तो वहाँ से दोस्तों वो बॉडी जब सड़ने लगती है तो वहाँ से स्मेल आने लगती है। आने-जाने वाले लोगों को जब वहाँ पर स्मेल आती है तो वो लोग कंप्लेंट करते हैं पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। तो वहाँ जब जाके पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो वहाँ उनके बेटे की लाश मिलती है। तो उनके माँ-बाप को भी बुलाया जाता है, विशाल के माँ-बाप को भी बुलाया जाता है। उनको वो लोग कह देते हैं कि हाँ, ये हमारा ही बेटा है, वो उसे ले लेते हैं बॉडी को। दोस्तों ऐसे ही अब दो पुलिस को लगता है कि ये तो कुछ ऐसा ही मामला है, तो पुलिस छानबीन करने में लग जाती है, लेकिन उनको कोई क्लू नहीं मिलता है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि इसको ज़हर देकर मारा गया है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता किसने मारा है, कैसे ज़हर दिया है, कौन है वो। दोस्तों पुलिस की बहुत छानबीन के बाद भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों एक दिन उसका पिता सो रहा होता है तो उसके सपने में उसका बेटा आता है। वो अपने पापा से कहता है कि पापा, मैंने इतनी बड़ी क्या खता कर दी थी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। आपने तो मेरी ज़िंदगी ही छीन ली। दोस्तों वो ऐसे कहता है और उसके सपने में जब वो बोलता है तो वो एकदम उठ जाता है और रोने लगता है। तो उसकी पत्नी अब उसके पास आती है, वो कहती है क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ नहीं, मुझे बेटे की याद आ रही थी इसलिए शायद मैं रोने लग रहा हूँ। तो वो ऐसा ही बोलकर दोस्तों ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। जब वो बेटा लगातार सपने में आने लगता है, वो उससे कहता है कि आप मम्मी को सारी बातें बता दो, नहीं तो मैं आपको ऐसा ही परेशान करता रहूँगा। आपने मुझे क्यों मारा? इतनी बड़ी मैंने सज़ा नहीं, कोई जुर्म नहीं किया था जो आपने मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी, मेरी ज़िंदगी ही मुझसे छीन ली। दोस्तों जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है कि मैंने ऐसा-ऐसा किया। दोस्तों दूसरा दिन, ये 29 जनवरी की बात है। 29 जनवरी को जब क्या नाम है वो अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी जाकर पुलिस के पास जाती है अपने पति को लेकर और वहाँ जाकर सारी बातें बता देती है कि मेरे बेटे को गंदी फ़िल्में देखने की आदत लग चुकी थी और इसीलिए मेरे पति ने उसे बहुत समझाया। जब वो नहीं माना तो उन्होंने लास्ट में उसे जाकर ज़हर दे दिया और उसे जान से मार डाला। दोस्तों जो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करने के बाद में 2 दिन उसे वहाँ रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में ही रखा जाता है, फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। जब जेल में वो बैठा होता है, जब वो एक कैदी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है? तुम ऐसे क्या बैठे हो? किस सज़ा में आए हो? तो दोस्तों जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी आँखों में आँसू होते हैं और वो रोने लगता है। तो वो फिर पूछता है एक आदमी उससे कि तुमने क्या कर दिया है ऐसा? मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ। दोस्तों वो और ज़ोर से रोने लगता है तो वो कहता है ठीक है, तुम बताना नहीं चाहते शायद, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे बता देते तो तुम्हारे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। तो दोस्तों वो उसे गले लगाकर बहुत रोने लगता है। जब उसे थोड़ी तसल्ली हो जाती है दोस्तों, जब वो उसे सारी बातें बताता है। दोस्तों उसे बहुत अफ़सोस होता है कि मैंने अपने बेटे की जान ले ली। तरीके तो बहुत होते हैं, बच्चों को वो समझा भी सकता था, कुछ और तरह से भी समझा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसे अफ़सोस बहुत हो रहा था अपने बेटे को मारने का। अफ़सोस तो होगा ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। मारना कोई किसी समस्या का हल नहीं है और वो भी अपने बेटे को। सब इस बात से परेशान थे कि कोई ऐसा कर सकता है, अपने ही बेटे को मार सकता है। वो भी इस सज़ा पे, ये तो उसे समझा सकता था, कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता था, कोई और तरीका अपना सकता था, लेकिन उसने ये बात सही नहीं की। दोस्तों आज की ये कहानी महाराष्ट्र की सोनापुर की सच्ची कहानी है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।